हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर है बेटा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। तो चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त सरबजीत और ये आपका अपना चैनल फिजिक्स स्पीड। तो चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेटा इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए हमने दो लेक्चरों में जो टॉपिक कवर किया था दैट इज कॉरेंट एंड इनकॉरेंट, उसके ऊपर जो है वो बेसिक है। ठीक है बेटा, तो कॉरेंट और नॉन कॉरेंट या फिर इनकॉरेंट भी कह सकते हैं, कॉरेंट एंड इनकॉरेंट। तो बेटा कॉरेंट और इनकॉरेंट को मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूं, तो बस उसी की फर्दर स्टडी है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्टअप करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो कॉरेंट लाइट को है। मैं एक बार फिर डिस्कस कर देता हूं। देखो बेटा, यहां पर हम दो वेव्स लेंगे, वेव नंबर 1 एंड दिस इज अ वेव नंबर 2। ओके बच्चों, तो अभी क्या है, ये दोनों सेम फेस में है, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हेन टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ओवरलैप एट दैट पॉइंट, तो ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2। तो बेटा ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। ठीक है बेटा, तो अब देखो जरा आगे देखना हमने क्या होना है। देखो बेटा, जब भी मैंने तुम्हें वेव में बताया था कि वेव में जब हम करेंगे तो एक वेव का जो डिस्टेंस होता है डिनोटेड बाय किससे होता है बेटा, लैम्डा। और ये जो वर्टिकल हाइट होती है दिस इज कॉल्ड इज एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड है। और ये क्या मेरी वेवलेंथ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, इफ टू वेव 1 और 1 2, ये दो वेव की बात कर रहा हूं, इफ टू और मोर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ओवरलैप एट अ पॉइंट P। तो लेट करो एक पॉइंट P है जहां पर दो वेव जो हैं, दो या दो से ज्यादा वेव की जो सेम फ्रीक्वेंसी की जो ओवरलैप कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो बेटा यहां पर जब ओवरलैप करेगी यानी कि ये वाली साइड जब इसके ऊपर आएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो सकता है हमारा मैक्सिमम हो जाए। इस केस में तो मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि क्रस्ट ऑफ द वन वेव इज फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव। तो ये क्रस्ट इस क्रस्ट के ऊपर क्या कर रही है बेटा, फॉल कर रही है। तो क्रस्ट पे गिरेगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो होता है बेटा, द रिजल्टेंट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड या फिर ऑन द इंटेंसिटी as well as their amplitude। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी बात करेंगे इंटरफेरेंस की। दो या दो से ज्यादा वेव सेम फ्रीक्वेंसी की जब ओवरलैप करती है किसी पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट का जो इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे और उसके एम्पलीट्यूड पे। ठीक है बेटा, तो ये लेट करो कि एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी वेव ले रहे हैं जब हम एट अ सर्टेन पॉइंट ठीक है, टू वेव्स आर इन सेम फेज, टू वेव्स आर इन सेम फेज। ओके मेरे बच्चों, अभी क्या है, दोनों सेम फेस में है। तो जब सेम फेस में होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो बेटा मैं एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का जब एम्पलीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए विच इज इक्वल टू 2a। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों। बेटा मैंने इसका एम्पलीट्यूड, ये जो ये वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड a और इसका भी हम एम्पलीट्यूड क्या ले लें, a। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो सुपरपोजिशन में तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2a। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2a। और बेटा रिजल्टेंट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू डालते हैं, 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4i नॉट। ठीक है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, के
के ले लेंगे कांस्टेंट के, और ए जो हो जाएगा वो आई नॉट हो जाएगा बेटा। तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 आई नॉट। ओके मेरे बच्चों, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये हो गया। अब बेटा ये तो होगी एक बात, ये मैंने निकाला रिजल्टेंट, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सम करूं, नॉर्मल सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेव तो बेटा क्या करेंगे? i प्लस आई विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 2i, ठीक है। नॉर्मल सम है बेटा, ठीक है, सम लिख लो खाली। तो बेटा एक बात आप देखो यहां पे कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 4i है और नॉर्मल समेशन कितना है? 2i है। तो इस केस में क्या हो गया बेटा? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल टू वेव। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो दिस इज नोन एज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं? लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके मेरे बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक और डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन क्रस्ट ऑफ द वन वेव इज अ फॉल्स ऑन अ क्रस्ट ऑफ द अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ द वन वेव इज अ फॉल्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द अदर वेव, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो बेटा ये दो डेफिनेशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। या ये डेफिनेशन लिख लो या एक्सप्रेशन लिख के ये भी लिख दोगे कि ये हमारी क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके मेरे बच्चों, अब बात करते हैं बेटा दूसरी। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन नहीं मिटानी है, ठीक है। डेफिनेशन को भी हम नहीं रब करेंगे, इसको नोट डाउन करना है बेटा सबको। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, अभी हमने क्या किया? टू और मोर वेव द सेम फ्रीक्वेंसी overlap at that point, the resultant intensity depend upon the resultant effect depend upon the किसके ऊपर? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। अब देखो बेटा, हो सकता है एक सिचुएशन वो थी जो मैंने अभी करवाई, और दूसरी सिचुएशन ये है बेटा, लाइक दिस। तो बेटा यहां पर टू वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, दिस इज क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, और ये क्या हो जाएगा? ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इसमें रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी है? सेम फ्रीक्वेंसी है, बट फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से क्या? ऑपोजिट इन फेस है बेटा, ठीक है। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट द वेव्स आर इन ऑपोजिट फेस। बेटा सेम फेस की तो हमने बात कर दी, अगर कहीं ऑपोजिट फेस हो गई तो क्या होगा वो हमने देखना है, ठीक है। तो ऑपोजिट फेस यानी कि ये ऊपर ये नीचे दोनों ऑपोजिट हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बेटा? ए, और इसका एम्पलीट्यूड भी हम कितना ले लेंगे? ए, दोनों का ए लेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा? ए ऊपर ए माइनस, दोनों ऑपोजिट है, साइन 0। तो यहां पर बेटा इंटेंसिटी निकालेंगे, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये हो गया, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 0। ओके, क्योंकि बेटा आर ये 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0। तो इस केस में जो फाइनल जो वेव बनेगी ये रही रिजल्टेंट। नेट आंसर बेटा ये सिंपल लाइन यहां पर टाइम के साथ हो जाएगा, वेव सारी कैंसिल हो जाएंगी। एक वेव ये इसके ऊपर, ये वाला क्रस्ट ये वाले ट्रफ पे ऊपर गिरेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरा हो जाएगा क्योंकि कट गया ना बेटा। तो ये डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है। तो यहां पे बैंड कौन सा बनेगा? डार्क स्टेशनरी बैंड बनता है बेटा, ठीक है। आ स्टेशनरी डार्क बैंड फॉर्म्ड, ठीक है बेटा। तो डार्क बैंड यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। और वहां पर क्या था? इंटेंसिटी आ रही थी तो वहां पे ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा था बेटा, ठीक है। तो यहां पे डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे कोई भी वेव नहीं, सीधा बस टाइम का लैप चलेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ओके मेरे बच्चों, अब बेटा इसके अंदर मैं अगर सम देखूं तो देखो, सम ऑफ टू वेव्स, तो बेटा अगर सम करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I प्लस आई विच इज इक्वल टू 2i।
अगर इसकी आई है और इसकी आई है, नॉर्मल मैं समेशन करूं एल्जेब्रिक सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, तो इससे अब क्या पता चल रहा है, देखो सम कितना आ रहा है 2i, रिजल्टेंट कितना आ रहा है 0, तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज लेस देन द किससे, सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द टू वेव्स। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट की इंटेंसिटी 0 और अगर नॉर्मल समेशन ऑफ इंडिविजुअल बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन करेंगे तो बेटा 2i आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों। बेटा मैंने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट बताई थी, व्हेन सेम वेवलेंथ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कोहेरेंट। ठीक है, तो पीछे वाली जो अभी मैंने करवाई है वो भी कोहेरेंट और ये भी कोहेरेंट। ठीक है, बट इस वाले कोहेरेंट में फर्क ये हो गया कि यहां पे डार्क बैंड बन गया और पीछे वाली जो अभी मैंने करवाई है उससे क्या बन जाएगा, ब्राइट बैंड बनेगा। तो बेटा डार्क ब्राइट बैंड बनते जाएंगे और उस बैंड को फ्रिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंजेस। अभी उसको आगे चल के ड्राइव करेंगे बेटा। ठीक है, अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि फ्रिंजेस कैसे बन रही है। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ओके बेटा देखो, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तब बनती हैं जब सोर्स हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी सोर्स हमारा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कौन सा सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स में कभी भी इंटरफेरेंस की पैटर्न नहीं बनती हैं। ओके, वहां पर होता क्या है, जब हम सपोज इनकोहेरेंट लाइट ले लेंगे तो उस पूरे पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर यूनिफॉर्म इलस्ट्रेशन हो जाएगा। लाइट आएगी नॉन यूनिफॉर्मली, रोशनी टाइप हो जाएगी पूरी, बैंडेड बैंड्स जो है वो फॉर्म नहीं होते बेटा। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क की फ्रिंजेस दैट इज बैंड वो फॉर्म होंगे हमारे तभी जब लाइट हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, कोहेरेंट लाइट। ठीक है, तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इन विच केस द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल फॉर्म्ड, तो विच सोर्स ऑफ द लाइट इज यूज, तो दैट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट यूज इन दैट केस। ओके, तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो बेटा अभी हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का किया है। अब बेटा इंटरफेरेंस की अगर डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। ठीक है बेटा, तो इंटरफेरेंस है क्या, एक्चुअल में इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है बेटा, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव। ठीक है, फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट। कह रहा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से कोई भी जब लाइट एनर्जी निकलती है तो जब सुपरपोजिशन जब प्रिंसिपल हो तो जो एनर्जी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। ओके मेरे बच्चों, डेफिनेशन देखो, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मैं आपको लिख देता हूं। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy due to superposition of two waves from two coherent source of light from two coherent source of light. ओके मेरे बच्चों, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंटरफेरेंस. ठीक है, इंटरफेरेंस में बेटा मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों आपको करवा दिया है. ठीक है, तो चलो अब थ्योरी के ऊपर ध्यान देंगे बेटा. थ्योरी के ऊपर, तो थ्योरी को करने से पहले बेटा एक बारी देख लेते हैं स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर का, जो हमारी वीडियो में फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब वेव चलती है तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेट कर रही है बेटा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, ई का. ठीक है, तो लेट कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज अ एम्पलीट्यूड. हमने कैसे लेके चलना है बेटा, एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लेके चलना है. ठीक है, तो लाइट वेव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, तो दिस एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटिंग बाय ई इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब देखो बेटा, लेट करो यहां पे टू वेव्स हैं, एक वेव ये रही और दो. क्यों, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस कर रहे हैं बेटा, और इंटरफेरेंस में क्या होती है, दो वेव होती है बेटा. ठीक है, टू वेव हम कभी भी लिखिए डेफिनेशन तो टू वेव, टू और मोर वेव. ठीक है, तो एक की इक्वेशन हम लिख लेते हैं बेटा,
वेव 1 लेते हैं E1 विच इज इक्वल टू EA ले लेते हैं विच इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी, और बेटा EB दूसरी वेव ले लेते हैं जिसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 2। ओके, दिस इज डिफरेंट बाय साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई का कंपोनेंट से हम करते हैं कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, फाई का। ओके नाउ, तो बेटा जब ये अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो बेटा मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, इधर देखते हैं एक बार फिर देख लो, ये एक वेव दिस इज सेकेंड वेव। ओके बेटा, तो इसका एम्पलीट्यूड E1 ले लेते हैं और इसका एम्पलीट्यूड कितना ले लेते हैं बेटा, E2। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख लो, बट सेम फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई तो वो इनकोहेरेंट चला जाएगा, और इनकोहेरेंट में कभी भी फ्रिंजेस नहीं बनती हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो कोहेरेंट की सोर्स और कोहेरेंट सोर्स तब होती है जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। तो ओके मेरे बच्चों, तो ये टू वेव्स को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा जो रिजल्टेंट बनेगा हमने वो रिजल्टेंट देखना है। ओके, तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट है इसको ER कर लेते हैं बेटा, ER। ठीक है बच्चों, यानी इन दोनों का एडअप विच इज इक्वल टू ER रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। तो बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों को बेटा जब ऐड करोगे तो आपकी क्या सिचुएशन आ जाएगी, E1 प्लस EA प्लस E2 विच इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। ओके मेरे बच्चों, तो ये हो गया दिस। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लगाओ यहां पे बेटा, पहले साइन ए प्लस बी के साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वहां से कॉमन लेंगे और इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो बेटा मैं इसको कर नहीं रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ी है, जरूरत नहीं है। तो बेटा जब हम इनको ऐड करेंगे तो वेव की इक्वेशन फाइनली जो आती है रिजल्टेंट में, नेट जो आएगी फाइनली जो आएगी वो भी रिजल्टेंट की नेट आएगी बेटा, ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा ले लेते हैं या कोई भी एंगल, तो ये वेव की इक्वेशन वहां से आती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो यहां पर इक्वेशन जो बन के आती है नेट रिजल्टेंट की इंटेंसिटी की विच इज इक्वल टू E ऑफ रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस ऑफ फाइव डेल्टा, जो भी आप लेना है, जो फेस डिफरेंस है वो फेस डिफरेंस लेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी लगा के कॉमन लोगे, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा लास्ट में निकल आएगा मेरे बच्चों। अगर किसी को इस एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम है, नहीं ड्राइव हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगा। ओके बच्चों, हाँ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कोशिश करना, नहीं होएगा तो मैं करके दूंगा। जिसको प्रॉब्लम है मेरे को बताना। तो बेटा ये आ गई एक बात। ठीक है, ये तो होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, जो है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट जो हम एम्पलीट्यूड की लगा ले रहे हैं उसका रिलेशन आया। ठीक है, अब बेटा इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, वो देखना बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। और अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, I इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट C इंटू E स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है 8.85 10⁻12, और C स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां से क्या पता चल गया कि बेटा इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो जहां पर E स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, I डाल सकता हूं, क्योंकि बाकी तो सारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है मेरे बच्चों, समझ रहे हो ना बेटा। देयरफॉर यहां से हम करेंगे आगे, तो मेरा यहां से आ जाएगा नेट रिजल्टेंट की जब हम डालेंगे। ठीक है, तो बेटा ये भी स्क्वायर होता है, सॉरी ये यहां पर भी स्क्वायर के फंक्शन में आता है, यहां स्क्वायर हटेगा तो वहां अंडर रूट आता है। ठीक है, एक्सप्रेशन सॉल्व करके, तो बेटा इसकी जगह मैं क्या डालूंगा, I विच इज इक्वल टू, ये क्या E1 है, E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, I1, स्क्वायर वाले को I1 लिखेंगे, बाकी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा I1, वो हो जाएगा I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ
फाई। तो बेटा ये इंटेंसिटी का हमारा फाइनल फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो बाद में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो ये रिलेशन आया। अब कौन सी कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन सी डिस्ट्रक्टिव के लिए वो भी बताता हूं। तो इतना बेटा नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन करो मेरे बच्चों। बेटा नोट करो, ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा इस मेथड को कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब फेजर डायग्राम और फेस डायग्राम क्या होते हैं वो समझो बेटा, फेस में भी समझना जरूरी है। फेजर डायग्राम वहां पे थोड़ा और क्लियर होएगा बेटा, ठीक है। अगर फेजर डायग्राम हो जाएंगे तो इंटेंसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, बेटा अभी हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। बेटा ध्यान रखना, ये जो टर्म है इसको इंटरफेरेंस फैक्टर बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस फैक्टर। पेपर में तुम्हें पूछ ले कि इंटरफेरेंस टर्म निकाल के दिखाओ, फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो इसको सॉल्व करना है खाली, ओके। टू ब्रैकेट में अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, ओके बच्चों। तो चलो अब आगे देखते हैं, फेजर डायग्राम में समझेंगे बेटा। बेटा एक वेव ले रहे हैं, ये रही, ठीक है, E1 मानो, ओके बेटा, E A फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया E1, ठीक है। अब बेटा सपोज करो यहां से मूव करने में ये जो एंगल है, अब मेरे को एंगल निकालना कितना है, ठीक है बेटा। जब वो पहले स्टार्टिंग पे ओरिजिन पे थी, मूव करना शुरू किया विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। सपोज करो यहां से यहां जाने में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो टाइम लगा वो t लगा, ठीक है। तो बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है मेरे बच्चों। कई बच्चों को नहीं पता होता कि ओमेगा टी कैसे आ जाता है, समझो मेरे बेटा। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पे कितनी है ओमेगा, टाइम कितना है टी, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कौन सी डाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से इसका रिलेशन का जो डिफरेंस है वो कितना ले लिया, ओमेगा टी, ओके। नाउ बेटा दूसरी वेव की बात करेंगे, दिस इज E2, थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटी कर लेते हैं। तो बेटा ये दिस इज E2 वेव और यहां पर EB सेकंड, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है बेटा, ठीक है। ये वन वेव, ये सेकंड वेव, एम्पलीट्यूड है इसका E1 और इसका एम्पलीट्यूड E2, जो हमने इक्वेशन ली थी। सेम बेटा जो इक्वेशन लिया वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में पहले मैंने क्या माना था बेटा, EA इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी। तो E1 ये रही एंगल कितना ओमेगा टी, ठीक है, और ये वन एम्पलीट्यूड ये रहा। कौन सी वेव, पहली वेव, फर्स्ट वेव ये रही, ओके मेरे बच्चों। सेकंड वेव मैंने क्या लिखी थी, EB इज इक्वल टू E2 साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के बीच में सपोज करो अगर ये वाला डिफरेंस फाई का है, एंगल में मान लू फाई, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना हो गया मेरे बच्चों, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, ओके बच्चों। तो ये ओमेगा टी प्लस फाई और E2 तुम्हारा एम्पलीट्यूड ये वाला, और वेव कौन सी, सेकेंड वेव, तो ये EB। तो यहां से मैं ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, फॉर्मूला सेम लगेगा वही वाला, इंटेंसिटी वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस ऑफ फाई, जो भी हमारा बीच में एंगल आएगा वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सॉरी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। देखो बेटा इसको, बेटा ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, दोनों ओरिजिन से स्टार्टेड है। अगर सपोज करो कि अगर ग्राफ ऐसे होगा तो क्या करना है, देखो बेटा दिस इज E1 और
दिस इज ऑफ एंगल ऑफ ओमेगा टी ले लो बेटा, ठीक है, और दिस इज E2। अगर ऐसे आगे दो वेक्टर, ठीक है, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का जाएगा बेटा इनिशियल और फाइनल की टेल के साथ। इनिशियल की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो, और फाइनल वाले की किसके साथ, हेड के साथ जोड़ा जाता है, तो वो क्या आता है, E ऑफ रिजल्टेंट। तो ये E1 ये E2 ये, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां आएगा। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा अगर ये सीधी लाइन यूं है तो ये कितने से बैंड हुई, सपोज करो डेल्टा ले लो मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये डेल्टा से क्या होगी, बैंड। तो ये वाला एंगल पूरा कितना आ जाएगा, अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस डेल्टा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा, क्योंकि पूरी लाइन है ना बेटा, पूरी लाइन सीधी जा रही है 180, 180 में से डेल्टा माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, हाँ, तो ये बेटा बात समझ के रखना। तो ये वाला एंगल हम क्या ले लेते हैं, बीटा मान लो, सपोज ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। तो यहां पे नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो 180 माइनस डेल्टा करोगे तो डेल्टा ही आ जाएगा बेटा, या अगर मैं फाई ले लूं तो फाई आ जाएगा। ओके, दोनों के वेव के बीच में। तो बेटा ये भी रिजल्टेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी बेटा, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बात होगी दो वेव के ऊपर। बेटा जब दो वेव की बात आएगी 1 और 1 2, तो तुम क्या कर रहे हो, रिजल्टेंट के लिए ऐड कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। बेटा अगर 3 वेव आ गई तो क्या करेंगे, ठीक है, 3 वेव को कैसे सॉल्व करना है अब वो देखते हैं। ये डायग्राम मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि बेटा अभी ना न्यूमेरिकल आएगा जब 3 वेव को हम ऐड करेंगे तो, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, 3 वेव्स का क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूं, ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों। The 3 light waves combine at a certain point where their electric field components are, ये हमें दी हुई है +60 -60 और एक नॉर्मल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो देखो जरा इसको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 3 वेव अगर आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, तो E1 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमें दी हुई है E0 sin ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन मेरे बच्चों मेरे को दे रखी है आपको E0 sin ओमेगा टी +60 डिग्री, और E3 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी प्लस -30 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड दी रिजल्टेंट इक्वेशन E विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम पर्टिकुलर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करना, तो बेटा यहां पे क्या है, 3 इक्वेशनें दी हैं, इन 3 इक्वेशनों को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज करो बेटा ये हम एक्सिस ले लेते हैं XY प्लेन। बेटा यहां पे देखो क्या है, प्लस में क्या है 0 डिग्री, कुछ नहीं है तो हम +0 ले सकते हैं। तो बेटा हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ओरिजिन पे रखते हैं, क्योंकि प्लस के साथ क्या है 0 डिग्री, तो ओरिजिन पे इक्वेशन रखते हैं, ठीक है बेटा। तो सपोज करो कि एक E1 यहां पर गई, तो बेटा इसको E0 ले लो, ठीक है, रिजल्टेंट के इक्वल है। तो साइन ओमेगा टी मैं एक्सिस पे दिखा रहा हूं तो सिर्फ E0 बचेगा। ओके बच्चों, दूसरी इक्वेशन में कितना है, +60 +60 डिग्री, तो दिस इक्वेशन +60, तो बेटा इससे ये ऊपर की तरफ, तो दिस इज 60 डिग्री अपवर्ड, दिस इज ऑल्सो E0 से रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा। तो यहां पर डॉटेड 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 अगर मैं लाइन डालूं तो देखो बेटा अब यहां पे क्या है, माइनस क्या है 30 डिग्री। बेटा ऊपर अगर प्लस होता है तो नीचे क्या होता है, एक्स एक्सिस में माइनस, तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा मेरे बच्चों, इधर की तरफ। तो दिस इज ऑल्सो E0 विद द एंगल ऑफ कितना बेटा, 30 डिग्री। ओके बेटा मैं एंगल दिखा रहा हूं और E0 ले रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो सेम है तो इसलिए वो लिखी नहीं है। ओके, तो घबराना मत। तो बेटा ये रहा, तो वो बोल रहा है कि बताओ कि अब नेट रिजल्टेंट दोनों के बीच में कितनी है और इक्वेशन कितनी है, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो बेटा मैंने तुम्हें अभी लास्ट में बताया है, पिछले अभी कुछ मिनट में जो हमने पीछे बैक किया था, कि जो फाइनल का हेड होता है वो इनिशियल की टेल के साथ जब हम उसको मैचअप करते हैं, तो बेटा ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी ये क्या है, ये वाली। ओके बच्चों, तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी बेटा अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो 2D प्लेन में आ रही है बच्चों। अब बेटा मेरे को क्या करना है, ये एंगल मान लो लेट कुछ भी, ये मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा डिग्री। ओके, तो बेटा पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके बाद बीटा निकालते हैं और फिर इक्वेशन। तो देखो बेटा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 2 कंपोनेंट बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा और एक कंपोनेंट क्या बन रहा है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके,
बेटा ध्यान से समझना, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बेटा हॉरिजॉन्टल में कितने बन जाएंगे, क्या कंपोनेंट आएगा वो निकालते हैं। तो बेटा देखो E ऑफ हॉरिजॉन्टल विच इज इक्वल टू E नॉट, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल हो गया ना ये वाला कंपोनेंट। बेटा E1 क्या है, पैरेलल में, और अगर cos 0 डालोगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये आ गया। ओके, अब बेटा E2 की बात करो, E2 का हॉरिजॉन्टल में देखो, देखो बेटा मैं इधर एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूं। E2 में किसको ले रहा हूं, ये वाले को, जो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये E नॉट है तो ये कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, E नॉट 60 और ये E नॉट साइन 60। बेटा बात समझ रहे हो ना, थीटा के साथ कॉस होता है, ऑपोजिट वाला साइन आता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको प्लस में क्या लिख सकते हैं, E नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस। अब बेटा E3 की बात करो, ये रहा E3 विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल ये रहा, तो बेटा ये था मेरा E नॉट E3 वाला कंपोनेंट विच इज एंगल टू कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा E नॉट कॉस 30 हॉरिजॉन्टल में। मेरे बच्चों पहले मैं सब हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल में था इसलिए E नॉट लिख लिया, इस कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल में E नॉट कॉस 60 प्लस इस थर्ड वाले का हॉरिजॉन्टल में कितना आ गया, E नॉट कॉस 30। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, E नॉट ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस E नॉट कॉस 30 की वैल्यू √3/2, y1 करके एलसीएम लो मेरे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2E नॉट प्लस E नॉट प्लस E नॉट √3। बेटा अब क्या करो, E नॉट को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 पॉइंट दे, तो कितना हो जाएगा 4.732, ठीक है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E नॉट ब्रैकेट में 2.37 समथिंग कुछ आया, तो ये कितना आ गया बेटा, हॉरिजॉन्टल के केस में ये आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा हम वर्टिकल में निकालते हैं, और दोनों केस में देखेंगे बेटा नेट रिजल्टेंट का फार्मूला, व्हेन टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थीटा विल बी 90, तो नेट रिजल्टेंट में डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा वर्टिकल में देखो, इन वर्टिकल पोजीशन तो E ऑफ V वर्टिकल, ठीक है। तो बेटा इसका वर्टिकल का कंपोनेंट जो ओरिजिन पे चल रही है, यहां पर एंगल कितना ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, क्योंकि बेटा दोनों पैरेलल है ना, ओमेगा टी के साथ पैरेलल में है, तो साइन 0 प्लस बेटा दूसरे का देखो, दूसरे कंपोनेंट का ऊपर की तरफ कितना E नॉट साइन 60, ओके मेरे बच्चों, प्लस मेरे को वर्टिकली लेना है, तो बेटा देखो इस कंपोनेंट, ये जो थर्ड वाला कंपोनेंट है, इसका साइन कहां जाएगा, नीचे की तरफ कितना E नॉट साइन 30, तो बेटा मेरे को क्या लेना है ऊपर की तरफ, तो क्या लूंगा माइनस E नॉट साइन 30, ओके मेरे बच्चों। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं वर्टिकल सबको कंसिडर कर रहा हूं, तो वर्टिकल में लेंगे तो कितना हो जाएगा E नॉट माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, ओके। तो सॉल्व करो बेटा, साइन 0 ये क्या हो जाएगा साइन 0 तो ये पूरा 0 प्लस E नॉट √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस, तो E नॉट ये हाफ, ठीक है। तो √3 E नॉट/2 माइनस E नॉट/2, तो नेट करेंगे जो भी आ जाएगा मेरा, इसका सॉल्व करेंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा 2 एलसीएम √3 की वैल्यू 1.732 माइनस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा 0.732, ठीक है। तो 0.73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में E नॉट, तो ये कहां आ गई बेटा वर्टिकल में। अब दोनों आगे तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब दोनों को क्या करना है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में डालेंगे मेरे बच्चों, इधर देखो कहां डालेंगे, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में, व्हेन टू वेक्टर परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल आ गया और ये क्या आ गया बेटा मेरे पास वर्टिकल, और रिजल्टेंट कैसे जा रहा है हमारा ऐसे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा E ऑफ नेट विच इज इक्वल टू E ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस E ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू लो, यहां पे स्क्वायर करके डालो वैल्यू, और दोनों को क्या करना है सॉल्व करना है। ये बेटा कितनी आई है मेरी फर्स्ट वाले की हॉरिजॉन्टल में 2.37 E नॉट स्क्वायर प्लस ये वर्टिकल में जो भी आएगी डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू जो भी आ जाएगी बेटा उसको सॉल्व करना है,
तो 0.732 डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट स्क्वायर। तो बेटा यहां से जो भी सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू लिखनी है, वो हमारा आंसर रिजल्टेंट वाला। ओके बच्चों, हाँ इतना नोट डाउन करो बेटा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके बाहर लोगे तो अंदर सॉल्व करोगे तो 2.4 ई नॉट आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 2.4 ई नॉट आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया ई नॉट, तो रिजल्टेंट की तो ये आ गई। उसके बाद बेटा मैंने ये अगर एंगल मेरा क्या है यहाँ पे बीटा मैंने लिया था, ये देखो बेटा मेरे बच्चों रिजल्टेंट के साथ ये से यहां, तो ये क्या है बीटा। तो बीटा मेरे को निकालना, तो कैसे निकालूं, 10 बीटा लगा दूं इन दिस ट्रायंगल। तो 10 बीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एरिया विच इज इक्वल टू वीबी ईबी अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो नीचे क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल। दोनों को उठा के वैल्यू पुट करो तो एंगल बार, तो वर्टिकल में कितनी आई थी बेटा, ये रही 0.732 डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट होल डिवाइडेड विच इज इक्वल टू कितना बेटा, उसका कितना था ये रहा 2.37 ई नॉट। तो ई नॉट से ई नॉट काटेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो भी आएगा एंगल तुमने सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी उठा के पुट करना, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा, नोट डाउन करना साथ साथ। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू इसके साथ होगी, तो 10 बीटा का जो भी एंगल आएगा वो उठा के हमने यहां सॉल्व कर देना। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट या कुछ आ रहा है, देख लेना सॉल्व करके। उसके बाद बेटा उसने इक्वेशन पूछी है, तो ई आर इज इक्वल टू ई ऑफ टी साइन ओमेगा टी प्लस क्या बेटा ई ऑफ रिजल्टेंट है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट, और ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, तो विच इज इक्वल टू बीटा। तो ई आर तुम्हारा सॉल्व करके कितना आया था 2.4 बस, और बेटा साइन को एज इट इज रखेंगे ओमेगा टी प्लस ऑफ बीटा का जो भी एंगल आया उठा के यहाँ पे डालो बेटा। तो दिस इज द इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछता है बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हैलिडे रेसनिक वॉल्कर का क्वेश्चन है, वो मैंने तुम्हें करवाया है, स्क्रीन शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लेना और आंसर भी नोट डाउन करो बच्चों। अब देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सॉरी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो बेटा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्राइट और डार्क के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन है, वो मैं लिख देता हूं, वो समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। देखो बेटा इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला भी पीछे ड्राइव किया था कि I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा थीटा फाइटा, जो भी तुम एंगल कंसिडर कर रहे हो वो मान लो, फाई ले लो बेटा। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बेटा एक बात को ध्यान रखना, इतना ये जो कंपोनेंट होता है ना, इसको इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया, इंटरफेरेंस फैक्टर भी बोला जाता है। तुमसे अगर पेपर में पूछे कि इंटरफेरेंस फैक्टर निकालना तो सिर्फ इतना फाइंड करना। ओके मेरे बच्चों, देखो बेटा अब इसके बाद कह रहा है इफ टू वेव्स आर इन सेम फेस, अगर दो वेव सेम फेस में रही, मतलब क्या सेम फेस में बेटा, एक ये चल रही है E1 और E2 भी क्या चल रही है, साथ में चल रही है। ठीक है, वेव दिखा रहा हूं बेटा मैं यहां पे, व्हेन टू वेव आर इन सेम फेस, तो बेटा सेम फेस का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा तुम्हें पता ही है बहुत अच्छे से कि पैरेलल होता है तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो फाई यहां पे कितना लेंगे 0, तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी बन जाएगी मेरे बच्चों, I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos 0 1, तो क्या बन गया बेटा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा, व्हेन द टू वेव्स आर इन सेम फेस। ओके मेरे बच्चों, इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, वो देख लो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर दो तो भी बात ठीक है, बात वही बनेगी बेटा। ठीक है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर I नॉट बी स्क्वायर 2i, I1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा I2 आ जाएगा, प्लस 2ab 2a अंडर रूट b, वो भी अंडर रूट, तो फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो दिस इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन। और बेटा देखो इफ
I1 इक्वल टू I2, अगर I0 होगी दोनों इंटेंसिटी की वैल्यू अगर सेम रही तो क्या होता है, देखो बेटा, I0 टू I0 इंटू I0, तो बेटा I0 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर उड़ गया, हो जाएगा कैंसिल, तो I0 टू I0 प्लस 2I0 विच इज इक्वल टू 4I0। तो बेटा एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये केस कौन सा कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू कितनी होती है, I इज इक्वल टू 4I0। तो मैक्सिमम कब, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर इन सेम फेस, व्हेन क्रस्ट ऑफ द वन वेव द फॉल्स ऑन अ क्रस्ट ऑफ द अदर वेव, ठीक है। तो इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम कंडीशन, जिसके ऊपर इंटेंसिटी मेरी कितनी आ रही है, 4I0। बेटा अभी इंटेंसिटी ग्राफ कर्व बनेगा तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, ठीक है, ग्राफ को रटना नहीं है, इसी से समझेंगे। तो मैक्सिमम की ये कंडीशन आ गई, ओके। नाउ अब हम करेंगे इफ द टू वेव आर इन ऑपोजिट फेज, तो क्या होगा वो देखो, इतना नोट डाउन करो बच्चों, बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, पॉज करो, पहले इतना नोट करो, फिर आगे चलेंगे, ओके। चलो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बेटा कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, अपग्रेड करेंगे इसको जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम समझो बस, ठीक है मेरे बच्चों, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बोर्ड तो आ ही जाएगा मेरे बेटा। इंटरफेरेंस फैक्टर, तो इंटरफेरेंस फैक्टर वो लिखा था हमने, तो चलो बेटा, एट अ पॉइंट, सॉरी, इफ टू वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज, या एट अ पॉइंट वेयर द टू वेव इज इन ऑपोजिट, बात दोनों सेम है। तो बेटा अगर ऑपोजिट रही, यानी कि एक वेव ऐसे और एक वेव ट्रैवलिंग इन दैट डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री, तो फाई कितना लूंगा, 180। तो इंटेंसिटी उस केस में कितनी आ जाएगी बेटा, I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ 180 -1, तो कितना हो जाएगा, I1 I2 -2 अंडर रूट I1 I2 which is equal to I। तो दिस इज द इंटेंसिटी इन केस ऑफ द मिनिमम व्हेन आर इन ऑपोजिट फेज, ठीक है। तो एक और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं बेटा, होल, तो ये भी सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। इफ I1 I2 अगर सेम इंटेंसिटी हो गई तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, एक और I0 माइनस I0 स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 2I0 माइनस, ये कितनी होगी मेरे बच्चों, दस। तो मिनिमम के केस में इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0, ओके, ऑपोजिट फेस में, ठीक है, ऑपोजिट है तो 0 आ गई। तो बेटा ये भी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी, इस केस में अगर नॉर्मल समेशन किया जाए, सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेव, तो बेटा सम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 नॉर्मल सम, एल्जेब्रिक सम, तो बेटा कितना हो जाएगा, I0 विच इज इक्वल टू 2I0। तो समेशन ये रहा और रिजल्टेंट ये रहा। तो जब व्हेन टू waves are in opposite phase, so the resultant is equal to the 0, but the summation of the two wave is twice of the amplitude या फिर intensity। amplitude मैंने क्यों बोला बेटा, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, I को amplitude का स्क्वायर, तो बात वही है, तो I लिखो या amplitude का स्क्वायर रखो, बात सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये भी बेटा ध्यान रखना। इसको देख के अब हमने ग्राफ बनाना है मेरे बच्चों। तो मैक्सिमम की कंडीशन 4I0, मिनिमम की कंडीशन 2I0, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। तो इन कोऑर्डिनेट में इंटेंसिटी टोटल का रिजल्टेंट 0, ओके। चलो नोट डाउन करो बच्चों इतना। तो बेटा ये तो दो कंडीशन होगी मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। तो अब एक ऐसा पॉइंट, एट अ पॉइंट लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटा अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में लाइज करे। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा अभी। तो दिस इज ब्राइट फ्रिंज, और बेटा डार्क का मतलब, मिनिमम का मतलब डार्क फ्रिंज, ओके। तो ये होती है मैक्सिमम की कंडीशन,
और ये होती है मिनिमम की कंडीशन। यहां पर डार्क बैंड इसलिए आ गया क्योंकि इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी इस केस में। क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, और यहां पर क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इसलिए क्या हो गया, ब्राइट हो गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना, समझना पॉइंट को। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहा कोई भी पॉइंट हो जब इन दोनों के बीच में अगर लाइज करे, तो सपोज करो इन दोनों बैंड में ना आके कहीं यहां पर आ गया इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, तो बिटवीन का पॉइंट, अब देखते हैं बेटा वहां क्या फॉर्मूला लगाना है, बिटवीन दी बैंड्स या फ्रिंजेस। तो क्या करना है बेटा, वो देखेंगे। इंटेंसिटी हमने क्या लिखी थी, I1 I2 2 I1 I2 cos ऑफ फाई। बेटा इंटेंसिटी अगर I1 I2 दोनों इक्वल होगी तो क्या करेंगे, I0, देयरफॉर I0 प्लस 2 I0 स्क्वायर करेंगे और cos फाई को बाहर लिखेंगे। ओके मेरे बच्चों, बेटा ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं मैक्सिमम का मतलब ब्राइट है और मिनिमम का मतलब डार्क फ्रिंज है। तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा, 2I0 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 2I0 cos ऑफ फाई। तो बेटा यहां से अब ऐसे करोगे, कॉमन ले लो 2I0, तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस क्या बच गया बेटा, फाई। तो बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हमारा एंगल कितना है, फाई, तो 5/2। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। दिस इज द इंटेंसिटी एट द पॉइंट बिटवीन दी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसका यूज करेंगे तो हम फाइंड कर लेंगे। ओके मेरे बच्चों, बेटा समझना इस बात को, I इज इक्वल टू 4I0 मैक्सिमम और I इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम, और इन दोनों के बीच में कहीं लाइज करेगा तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये। ठीक है, तो इतनी बात समझो। ओके मेरे बच्चों, तो इसको देख लो, नोट डाउन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या ग्राफ करते हैं। बेटा देखो जरा, इंटेंसिटी ग्राफ बोलेगा बेटा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देख लो बेटा। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के लिए इंटेंसिटी बेटा यहां पर लेंगे इंटेंसिटी, और यहां पर एंगल। तो बेटा देखो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, बाद में तुम्हें दिखाऊंगा कि कितने एंगल को हमने लेना है, गलती ना हो जाए कहीं। लाइक दिस। ओके बेटा, बेटा 12th में भी ग्राफ बनाते थे हम वेव ऑसिलेशन में, सॉरी वेव ऑप्टिक में। देखो बेटा ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, सेम एज इट इज पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड 6 पाई। ठीक है, सो ऑन ड्रॉ करेंगे बेटा ये ग्राफ। अब बेटा बात ध्यान से समझना, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज द कौन, ये क्या पॉइंट है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी मैंने कितनी निकाली है, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4I0। तो बेटा अगर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की हम बात करेंगे इसकी, ये वाले पॉइंट की, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 4I0। ठीक है, किसके लिए, 2 करंट सोर्स की बात हो रही है बेटा। तो दिस इज इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी 4I0 फॉर किसके लिए, 2 करंट सोर्स। यहां लिख देता हूं बेटा, 2 करंट सोर्स। ओके बेटा 12th के अंदर जब हम इसको पढ़ाते हैं ना, तो ध्यान से वहां पे भी समझना था। 99% बच्चों को पता नहीं होता कि लाइनें बीच में क्या ड्रॉ कर रही है, लाइनें बस ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, आइडिया नहीं होता मेरे बच्चों। तो देखो, तो ऊपर वाली लाइन को हमने जब ड्रॉ करेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम हमने कितनी निकाली, 4I0। ओके मेरे बच्चों, तो यहां पर कितनी होगी, 4I0, किसकी वजह से, करंट सोर्स की वजह से, क्योंकि सोर्स क्या है, करंट है। अब देखो बेटा मिनिमम इंटेंसिटी 0 थी, और बेटा अगर उसका सम इंडिविजुअल निकला तो कितना था, 2I0 था। ठीक है, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम के केस में 0 रिजल्टेंट, और बेटा रिजल्टेंट के बाद जो हमने निकाली थी समेशन, तो कितना आया था, 2I0। तो बेटा अगर ये 4I0 है, 3 ये रहा, 2 ये रहा और 1 ये रहा, ऐसे ले लेते हैं, I0 2I0 3I0 4I0। तो ये हो गया 4I0 का, 3 पे कुछ नहीं है तो यहां पे क्या है, 2I0। तो बेटा यहां से एक लाइन देना,
डॉटेड 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 ऐसे खींचना दिस। तो बेटा 2i0, ठीक है मेरे बच्चों, यहां पे डार्क फ्रिंज होगी बेटा, इनकोहेरेंट सोर्स भी बोल सकते हो, इनकोहेरेंट सोर्स। ओके बच्चों, हाँ तो बस ये ग्राफ का ध्यान रखना और ये पॉइंटों को ध्यान रखना। बाकी पाई के ऊपर, 0 के ऊपर मैक्सिमम, पाई के ऊपर मिनिमम, फिर 2 पाई पे मैक्सिमम, इस पे क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, वो डेरिवेशन अब ड्राइव करूंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ओके मेरे बच्चों, तो इतना नोट डाउन करो। अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको ड्राइव करेंगे और इसकी सारी सिचुएशन अब बताऊंगा कि यहां पर पाई क्यों आया, 2 पाई क्यों आया, 3 पाई क्यों आया, और जहां पे 3 पाई आ रहा है वहां पर इंटेंसिटी कितनी है, जहां पे 4 पाई आ रहा है वहां पर इंटेंसिटी कितनी है, वो भी फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो नोट डाउन करो इतना, फिर आगे चलते हैं। ओके